इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट, आपको बिगिनिंग में बताया गया था कि रेट कांस्टेंट के जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेट कांस्टेंट के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो हेडिंग डाल सकते हो वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर की अगर बात करें, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, तो बात जरा समझो। वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर की अगर बात करें तो इसमें आपको याद होगा एक होता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। K क्या है भाई, रेट कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट है। A क्या है, आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं और फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। देखो भाई, EA, दिस EA ये है एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, ये है इसका। देख लो कैसे कैसे क्या कौन है, देख लो। अब ये हुआ कि रेट कांस्टेंट सही है, आर्हेनियस कांस्टेंट भी ठीक है। EA एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बात जरा समझो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे समझा जाए कि मान लो आपको रिएक्शन कराएंगे, सपोज आपको सपोज H2 प्लस O2 गिव्स वाटर। रिएक्शन कैसे, दिमाग लगाओ, कैसे रिएक्शन कराते होंगे H2 प्लस O2 गिव्स वाटर? ऐसे कि H2O2 लिए घूम रहे थे, जब मन किया पानी पीने का मिला के पी गए। कोई ऐसा थोड़ी ना होता कि आपने रिएक्शन चलते फिरते जहां मन किया रिएक्शन करा ली। तो एग्जैक्टली में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कहा भाई कि A प्लस B से C बना, A प्लस B से C बन रही, रिएक्शन कैसे हुई? मान लो इसका डेल H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे थोड़ी ना कि A को फोन कर रही है, B को फोन कर रही है, चलो भाई ये B आ गए, चलो C बनाओ, तो ऐसा तो होता नहीं। तो होता कैसे एग्जैक्टली? अपन ने कहा कि मान लो यहां पे मान लो एनर्जी है, यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो जैसे पहले बोले तो डेल H पॉजिटिव है, यानी डेल H ऐसे डिफाइंड होता है HP माइनस HR, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, इसका मतलब कंफर्म प्रोडक्ट की एनर्जी आता है। तो इसका मतलब यहां पे अगर C है तो यहां पे A प्लस B है। देखो A प्लस B को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इसमें क्या होता है, एक होता है पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर इसको बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल बैरियर, ठीक है भाई। तो इतनी एनर्जी दी जाती है जिससे A और B कहां पहुंच जाए, पोटेंशियल बैरियर पे। और एक बार अगर पोटेंशियल बैरियर पे पहुंच गया तो कंफर्म C बनेगा। यानी अपने को A प्लस बी बनाने के लिए C बनाना नहीं, अपने को A प्लस बी को कहां पहुंचाना है, पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर में पहुंचा, खट से C बनेगा। तो ये जो एनर्जी होती है EAF, और अगर मान लो रिएक्शन रिवर्सिबल है तो यार C से B भी बन सकता है, यानी ये क्या होगा EAB। चेक करो, EAF is the activation energy for forward reaction, EAB is the activation energy for backward reaction। ध्यान से देख लो भाई। और अगर देखा जाए कि यार डेल H कैसे डिफाइन किए थे, तो याद करो HC माइनस HA प्लस B, यानी क्या ये डेल H है भाई, दिस इज डेल H। यानी क्या डेल H को ये भी लिख सकते हो, देखो EAF माइनस EAB, देख लो EAF माइनस EAB, दिस इज डेल H। और ये जो पोटेंशियल बैरियर और जीरो, ये जो इतनी एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं
थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। चेक करो, तो क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी की। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? चेक करो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू रीच द पोटेंशियल बैरियर इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए भाई, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ आ रही? देख लो कैसे लिखें। तो आप इसके आगे की बात करते हैं तो समझ में आ गया भाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। इसके बाद देखिए, अपन बात कर रहे थे आर्हेनियस इक्वेशन की, K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। दोनों साइड ln ले लो, ln K ln A माइनस EA बाई RT। ऐसे भी लिख सकते हो, log K इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT। कोई बात समझ आ रही? अब देखो ध्यान से, होता क्या है एग्जैक्टली में, इसमें जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है log K वर्सेस 1/t का ग्राफ। दिस इज y, 1/t इज x, y इक्वल टू x प्लस c की लाइन है। क्या ये ऐसे होगी? और इसका जो स्लोप होगा माइनस ये बाई 2.303 R। चेक करो, दिस इज स्लोप। जैसे आपको बताएं, जेई 2010 में क्वेश्चन आया था, बात समझना कैसा, कितना आसान क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये आया कि यार log K की वैल्यू ये है, चेक करो। ठीक बोला फाइंड A एंड EA। लो देखो कितना आसान क्वेश्चन। क्या इसको जो अपन ने अभी फार्मूला लिखा था उससे कंपेयर करें, log A माइनस EA बाई 2.303 RT। चेक करो, log A की वैल्यू सीधे 6 दिख रही है, तो log A 6 यानी A की वैल्यू 10 की पावर 6। देख लो। दूसरा, अगर अपन स्लोप कंपेयर करें, देखो माइनस EA बाई 2.303 R माइनस EA बाई 2.303 R की वैल्यू क्या लिख सकते हो? लो, क्या ये भी आ गया यहां से? आंसर आ गया। यही क्वेश्चन है, देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं यही में। ये ध्यान रखना कि जो आर्हेनियस इक्वेशन है वो जीरो ऑर्डर और रेडियो एक्टिव डीके के लिए वैलिड नहीं है। ना तो ये जीरो ऑर्डर के लिए फॉलो होती है और ना रेडियो एक्टिव डीके के लिए फॉलो होती है। ओके, तो अब ध्यान से फिर समझते हैं। log K जो आया था वो आया था log A माइनस EA बाई 2.303 RT। देखो अगर हम A और EA की बात करें, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन दोनों को हम लोग क्या मानते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, मान लो T1 टेम्परेचर पे रेट को कांस्टेंट कितना है? K1 इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 R T1 एंड T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2, यहां लिखोगे log A माइनस EA बाई 2.303 R T2। ठीक है, दिस माइनस दिस कर दो, क्या लिख सकते हो? log K2 माइनस log K1, log ये गायब हो जाएगा, दिस माइनस दिस की हो, EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, यानी log K2 बाई K1 की वैल्यू EA बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। इस फार्मूले के हेल्प से
अपन लोग अगर एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट गिवन हो तो दूसरे पे निकाल सकते हैं। देख लो, कई बात समझ आ रही है? इतनी बात समझो। इसके बाद एक और टर्म डिफाइंड होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, थीटा, थीटा से लिखते हैं। ये होता है के एट मतलब द रेशियो ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन मेजर्ड एट टी प्लस 10 डिग्री एंड टी डिग्री। भैया के काट मत देना, ये के एट टी प्लस 10 है और ये के एट टी है। टी केल्विन में लो या टेम्परेचर डिग्री में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिफरेंस है, 10 डिग्री का डिफरेंस होता है। और जनरली ये देखा जाता है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपन किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट या रेट कांस्टेंट 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। देख लो भाई, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है? देखो, मान लो ए से बी रिएक्शन, ठीक है, K इक्वल टू K1 है एट 25 डिग्री, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया है, ठीक है, बोला फाइंड K एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो, अगर कभी टेम्परेचर मेंशन ना हो तो 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर मान लेते हैं, इसमें तो मेंशन है। तो देखो क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू फर्स्ट K एट 35 बाई K एट 25, लिख सकते भाई, K एट टी प्लस 1 बाई K एट टी। तो K एट 25 कितना है? K1 और थीटा क्या है? 2, यानी K एट 35 क्या हो गया? 2K1। इसी तरह K एट 45 क्या हो जाएगा? 2 का पावर 2K1। K एट 55 क्या हो गया? 2 की पावर 3K1। K एट 65 क्या हो गया? 2 की पावर 4K1। K एट 75 क्या हो गया? 2 की पावर 5K1। देख लो, ये आंसर आ गया। तो फिर एक और तरीका है, कभी आपको K एट हायर टेम्परेचर पे पूछा हो तो लिख सकते हैं थीटा की पावर n इंटू K एट लोअर टेम्परेचर। हियर n क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बाई 10। देख लो, तो यहां n क्या हो गया? 5, थीटा क्या है? 2 का पावर 5 K1, खत्म आंसर। बात समझ आ रही? ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है? इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या करता है? देखो, बहुत आसान, ये रिएक्शन है, यहां E, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक। मान लो कोई रिएक्शन है ए से बी, डेल एच है उसका पॉजिटिव, ठीक है, यानी यहां बी है यहां ए है। चेक करो भाई ध्यान से, अगर यहां ए यहां बी है तो देखो कैसे। अभी आप थोड़ी देर पहले बताए थे कि सबसे पहले अपने को ए को कहां ले जाना पड़ेगा? पोटेंशियल बैरियर पे। यहां ए है यहां बी है, मान लो ये पोटेंशियल बैरियर है, तो यहां से ए को पहले यहां ले गए और यहां से आ गया, तो ये हो गया अपना ई ए। रिएक्शन का मान लो ये रिवर्सिबल, तो ई ए। ये कब है? विदाउट कैटालिस्ट। ये है दिस इज विदाउट कैटालिस्ट, ठीक है।
आपने कैटलिस्ट मिलाया, कैटलिस्ट ध्यान से सुनना करता क्या है, रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। कैटलिस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, ये डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव कैटलिस्ट है कि नेगेटिव कैटलिस्ट है। अपन पॉजिटिव की बात करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को नीचे ले आता है। पोटेंशियल बैरियर क्या ले आया, नीचे, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी हो गई ईसी। ईसी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ध्यान से चेक करो, यानी कैटलिस्ट लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, देयरफॉर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेट इंक्रीजेस। सर लेकिन लफड़ा है कि के की वैल्यू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। देखो, कैटलिस्ट के मिलाने से कंफर्म एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, कंफर्म घटेगी, ठीक। तो जो ई ए है वो ग्रेटर देन ई सी है, ये तो कंफर्म है। कब, पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट होगा तो ऊपर चला जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। एक तो बातें समझ आ रही। अब अपन कहे इफ T इक्वल टू टीसी, T इक्वल टू टीसी का मतलब टेम्परेचर विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट सेम है, दोनों क्या है, सेम। इसका मतलब चेक करो, क्या EA घट गया, EA घट गया, T कांस्टेंट है, यानी ये क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई, ये क्वांटिटी घट गई। जब ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये क्वांटिटी घट गई, तो रेट कांस्टेंट के बढ़ गया। यानी इस कंडीशन में जो Kc होगा वो K से बड़ा होगा। देख लो, यानी Kc यानी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। लेकिन इसमें ऐसा भी हो जाता है, जैसे जेई में जो क्वेश्चन आया था 2000 में या 2001 में क्वेश्चन आया था जेई में, उसमें कहा गया था कि रेट कांस्टेंट क्या है, सेम। समझो, इफ K इक्वल टू Kc यानी रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट सेम, यानी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज। यानी फिर क्या हुआ होगा, ये तो कंफर्म है कि EA की वैल्यू EC के बड़ी है पॉजिटिव कैटलिस्ट में। क्लियर करो ध्यान से। इसका मतलब क्या लिख सकते हो, A E की पावर माइनस EA बाई आर टी इक्वल टू A E की पावर माइनस EC बाई आर टी सी। सपोज A गायब, यानी यानी क्लियर करो भाई, अपने को पता है EA की वैल्यू बड़ी है, यानी EA बाई EC की वैल्यू क्या आ गई, E बाई TC। और EA देखो, चेक करो, EA बाई EC क्या है, ग्रेटर देन 1, यानी ये क्वांटिटी क्या है, देन 1, ये क्वांटिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब क्लियर करो कि तुम्हें ये समझ में आया कि टीसी की वैल्यू लेस देन टी, यानी अगर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का जो टेम्परेचर उसको घटा देता है, उससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। देख लो भाई, मतलब दो केस हैं, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो के बढ़ेगा, और अगर के कांस्टेंट है तो टी घटेगा। देख लो, ये है कैटलिस्ट का फंक्शन। क्या बात समझ आ रही? जैसे मान लो क्वेश्चन दिया है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऐसे दो लाइन दी, एक में दिया है स्लोप इक्वल टू -6 देख लो, पहले देख लो स्लोप किसका ज्यादा होगा, देख लो सही है। अगर ऐसा दिया है, सपोज मैं देख लेना, तो स्लोप दिया है, स्लोप इक्वल टू -6 इक्वल टू स्लोप इक्वल टू -5, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, एक विदाउट कैटलिस्ट है। चेक करो, एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है और एक विदाउट कैटलिस्ट है। तो मान लो इसको दे देंगे भाई, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, विदाउट कैटलिस्ट, और सेकेंड क्या है, विद कैटलिस्ट। चेक करो, फर्स्ट
विदाउट कैटलिस्ट, सेकेंड विद कैटलिस्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कैटलिस्ट कितने से एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे रहा है, समझो ध्यान से। स्लो याद करो, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे यहां ई नहीं है, यहां पे लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ, लॉग के वर्सेस 1/t याद करो। अभी लिखे थे लॉग के की वैल्यू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। तो स्लोप क्या है, दिस इज स्लोप, यानी EA बाई 2.303 R की वैल्यू क्या है 6, पहले वाली का स्लोप। दूसरा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में EC बाई 2.303 R की वैल्यू क्या है 5। चेक करो, तो यहां से अगर याद करो एनर्जी ऐसे होती थी ये, और यहां से ये, तो क्या यही तो डिफरेंस है जो घटा देता था, यानी ये है E, ये है EC, यानी क्या E माइनस EC कर दे तो ये आ जाएगा, यानी अगर इन दोनों को माइनस कर दे, चेक करो, तो यहां से आएगा 1 इक्वल टू EA माइनस EC बाई 2.303 R। क्या आंसर आ गया, EA माइनस EC की वैल्यू आ गई। देखिए भाई, तो EA माइनस EC यानी कितने अमाउंट से घटाया, क्लियर हो गया। EA माइनस EC कितना हो गया 2.303 R की वैल्यू रख देना, कैलोरी में आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या बात समझ में आ गई? चलो वेल, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी आज हम लोग पढ़ेंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी होता क्या है कि जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है जो मोर देन वन स्टेप में होती है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, तो उसको कैसे अपन एनर्जी लेवल डायग्राम में प्लॉट करते हैं, क्या उसका आरडीएस होता है, कैसे उसका ऑर्डर निकालते हैं, वो अपन सब बात करते हैं। सपोज रिएक्शन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ये रिएक्शन है, सपोज गैस गैस गैस, ठीक है। और इस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो अपने को गिवन है वो जरा देखो, गिवन है N2 प्लस O2 गिव्स N2O2, N2 प्लस O2 गिव्स N2O2, एंड सेकेंड N2O2 गिव्स 2NO, और ये गिवन है अपने को स्लोएस्ट स्टेप, और ये गिवन है फास्ट स्टेप। बात जरा समझी जाए, जैसे N2O2 2NO स्लोएस्ट स्टेप, तो कभी भी अगर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो मैकेनिज्म का स्लोएस्ट स्टेप होता है वो आरडीएस होता है। मतलब जो रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप है, रिएक्शन का रेट उस स्टेप के रेट के बराबर होता है। मतलब अगर रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट आप लिखोगे, मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका K इक्विलिब्रियम है क्योंकि रिवर्सिबल है तो K इक्विलिब्रियम ले लो, तो रेट इक्वल टू लिखोगे K1 N2O2। लेकिन N2O2 क्या है, इंटरमीडिएट। आप ध्यान में रखना कि कभी भी रिएक्शन का रेट इंटरमीडिएट के टर्म में नहीं होना चाहिए। रिएक्शन का रेट हमेशा या तो रिएक्टेंट के टर्म में होगा या फिर कभी कभी प्रोडक्ट के टर्म में होगा। यानी कभी रिएक्शन के रेट में अगर इंटरमीडिएट आता है तो उस इंटरमीडिएट को आपको हटाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। उसके लिए फास्ट स्टेप रिवर्सिबल, क्या हम लिख सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू है वो N2O2 बाई N2O2, यानी यहां से N2O2 की वैल्यू आ गई K इक्विलिब्रियम N2O2, यानी ऊपर से देखो रेट जो आया K1 K इक्विलिब्रियम N2O2, ये तो ऑर्डर क्या हो गया भाई, सेकेंड ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2 एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O2, ओवरऑल ऑर्डर सेकेंड। चेक करो। अब इसको अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में देखा जाए तो याद करो, अपन जब एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे थे तो एक्टिवेशन एनर्जी में बताए थे कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में जाता है तो रिएक्टेंट से पहले कहां जाता है? पोटेंशियल वैल्यू में। ठीक है, तो देखो समझो, जैसे मान लो अपन ने कहा कि यार रिएक्शन जो अपने को गिवन है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO और इसका डेल एच क्या है? पॉजिटिव। इसका डेल एच पॉजिटिव है, यानी अगर यहां लिखा जाए E प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल क्या रिएक्शन है भाई? एंडोथर्मिक, यानी यहां होगा प्रोडक्ट तो यहां होगा रिएक्टेंट। चेक करो, ये है NO और ये है N2 प्लस O2। सबसे पहले रिएक्शन को एनर्जी दी गई जिससे क्या बनेगा? N2O2। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अपन ने एनर्जी दी और ये N2O2 बना, ये है N2O2। यहां पे आप देख रहे हो बेसिकली दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी यहीं पे बनता है। चेक करो, फिर N2O2 किस में जाएगा? NO में, लेकिन NO में जाने के पहले क्या पहले वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर NO में जाएगा। और सेकंड स्टेप क्या है? RDS। जो भी स्टेप RDS होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, यानी सबसे ऊपर होगा। यानी चेक करो, देख लो भाई, बात समझ आ रही है? ये TS1 था, ये TS2 हो गया। देखो, यानी अगर इसको बनाया जाए सही से, मतलब समझो यहां और यहां, तो पहले स्टेप में ये बना N2O2, यहां N2 प्लस O2 है, यहां E है, यहां प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है भाई, फिर ये आया, यहां TS1, यहां TS2 और ये फाइनल हो गया प्रोडक्ट। ये देखो भाई, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। मतलब हमेशा जो स्टेप RDS होगा उसका पीक हमेशा क्या होगा? ऊपर। देख लो, क्या बात समझ आ रही है? मान लो अपन ने कहा चलो ऐसे करते हैं कि A प्लस B से 2A प्लस B से C कोई रिएक्शन है और इसकी मैकेनिज्म गिवन है 2A से A2, A2 प्लस B से A2B और A2B से C। और सपोज ये अपने को स्लो स्टेप गिवन है, तो थर्ड स्टेप इसका क्या है? स्लो स्टेप। अपने को निकालना है ऑर्डर और एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहले रेट लिखोगे स्लो स्टेप को देख के। कैसे लिखोगे? रेट इक्वल टू इसका मान लो K1, इसका K2, K3। ठीक है भाई, और इसको भी रिवर्सिबल मान लो K इक्विलिब्रियम। सपोज ऐसे सब गिवन होता है आपको, तो R इक्वल टू लिखोगे K1 A2B। लेकिन A2B क्या है? इंटरमीडिएट। इसका मतलब इंटरमीडिएट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटा सकते हो? यहां से देखो, K2 क्या लिख सकते हो? K2 बाई K3, ये हो गया KF बाई KB, K इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज इक्वल टू K2B बाई A2B। यानी यहां से K2 बाई K3 A2B की वैल्यू आ गई A2B। लेकिन A2B को हटाना था, लेकिन एक इंटरमीडिएट और आ गया, इस इंटरमीडिएट को फिर हटाना पड़ेगा। और ये कहां से हटाओगे? फर्स्ट से। देखो क्या लिख सकते हो? K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख सकते हो A2 बाई
ए का स्क्वायर। तो यहां से A2 की वैल्यू आ जाएगी K इक्विलिब्रियम इंटू ए स्क्वायर। चेक करो, इसका मतलब जो फाइनल रेट होगा, देखो ध्यान से, फाइनल रेट ये R इक्वल टू क्या था, K1 A2B। अब अपन ने क्या किया, A2B को हटाया, देखो वहां से, तो यहां से आ गया K1 K2 बाई K3 A2 इंटू B, ये आ गया। अब A2 इंटरमीडिएट है तो इसको यहां से हटाएं, तो यहां से आ गया भाई K1 K2 बाई K3, A2 की जगह कितना है, K इक्विलिब्रियम A स्क्वायर B। दिस इज अ फाइनल रेट। ओवरऑल ऑर्डर थर्ड। चेक करो, ये तरीका है, जहां जहां इंटरमीडिएट आते जाएं उन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म में हटाते जाओ, और फाइनल जो रेट आना चाहिए वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के टर्म में आना चाहिए। अब अगर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया जाए, जो रिएक्शन थी 2A प्लस B से C, सपोज डेल H ग्रेटर देन 0 है, ये गिवन होगा आपको। तो इससे क्या होगा, ध्यान से देखो, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ओवरऑल, यानी कि यहां क्या होगा, C, यहां रिएक्टेंट है, यहां रिएक्टेंट है, यहां प्रोडक्ट है। कितने स्टेप रिएक्शन है, 3। देखो चेक करो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, TS1 TS2 TS3। दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द इंटरमीडिएट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। चेक करो, ठीक है भाई, देख लो। ये हो गई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। क्या बात समझ रही। एक और रिएक्शन होती है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कुछ नहीं है, देखो आप, कभी एक क्वेश्चन है एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर बात की जाए, मान लो S इज अ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, S इन प्रेजेंस ऑफ E एंजाइम कैटालिस्ट क्या बनता है, P। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात की जाए तो सबसे पहले S प्लस E कंबाइन करता है और SE बनाता है, फिर SE कंबाइन करके SE से क्या बनता है भाई, EP, और फिर जो EP है वो प्रोडक्ट और प्लस E में अलग हो जाता है। दिस इज एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। चेक कर लो, ठीक है भाई। ठीक है भाई। अब अपन लोग बात करते हैं कोलिजन थ्योरी। ठीक है भाई, कोलिजन थ्योरी। अगर अपन बात करें कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या है, कैसे होगी, ध्यान समझते हैं। देखो होता क्या है कि ये दो प्रकार में, दो पार्ट में अपन इसको डिवाइड करते हैं। एक एनर्जी बैरियर, फर्स्ट एनर्जी बैरियर, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। क्या भाई, ओरिएंटेशन बैरियर। एक है एनर्जी बैरियर, एक है ओरिएंटेशन बैरियर। अब एनर्जी बैरियर क्या होता है, सोचो, जब रिएक्शन कराते हो, मान लो ए से बी बन रहा है, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, क्या रिएक्शन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जब ए अगर पोटेंशियल बैरियर में नहीं पहुंच पा रहा, बी बनेगा ही नहीं। यानी फॉर द रिएक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या भाई बात की है, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है तो रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है तो प्रोडक्ट को एनर्जी देनी पड़ेगी।
यानी एनर्जी बैरियर क्या बताता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट इफ रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों आएगा। एनर्जी बैरियर समझ आ रहा है? मतलब अगर अपन एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं देते तो पोटेंशियल बैरियर में नहीं पहुंचेगा, और पोटेंशियल बैरियर में नहीं पहुंचा प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या बात समझ आ रही? अभी आया कि ओरिएंटेशन बैरियर क्या है। ओरिएंटेशन बैरियर, तो ओरिएंटेशन बैरियर की बात करो कि देखो मान लो ओरिएंटेशन बैरियर की देखो बात जब समझते, मान लो C प्लस CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, मान लो ये रिएक्शन है। अब इसके तरीके क्या है, कैसे कैसे रिएक्शन हो सकती है समझना। फर्स्ट तरीका, अगर अपन ने कहा कि यार CO ने O के साथ कंबाइन किया और CO ने O के साथ बॉन्ड बनाया, तो CO2 में तो बॉन्ड होता ही नहीं। इसका मतलब ये फिर CO प्लस हाफ O2 में ब्रेक कर जाएगा। इसका मतलब ये जो CO और O का जो कोलिजन है ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। जो CO और O का कोलिजन है वो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। दूसरा तरीका ये होगा कि अगर CO का कोलिजन O के साथ हुआ, CO कोलिजन O के साथ हुआ और बॉन्ड कुछ इस तरह बना, तो क्या बन जाएगा? CO2। क्योंकि याद करो जो CO2 का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, यानी जो आने वाला O है वो किससे जुड़ना चाहिए? C से। तो अगर ऐसा कोलिजन हो रहा है तब जाके CO2 का फॉर्मेशन होगा। यानी ये जो इस तरह के जो कोलिजन है क्या है? कोलिजन हैविंग प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी प्रोडक्ट कब बनता है? समझो प्रोडक्ट कब बनता है? जब प्रॉपर एनर्जी बैरियर, यानी एक्टिवेशन एनर्जी प्रॉपर। गारंटी नहीं है कि आपने एनर्जी प्रॉपर दे दी प्रोडक्ट बन ही जाए। क्यों? अगर मान लो आपने एक्टिवेशन एनर्जी दे दी लेकिन कोलिजन इस तरह के हुए, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। और अगर कोलिजन इस तरह के हो सकते हैं लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी कम है तब भी नहीं बनेगा। यानी सिंपल समराइज करते इस पूरी कोलिजन थ्योरी को, समझो ध्यान से कैसे समराइज कर सकते हैं। समझो, कोलिजन हैविंग proper energy barrier and proper orientation barrier are responsible to formation of the product। चेक करो, वही कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे जिनमें प्रॉपर क्या हो? एनर्जी बैरियर। प्रॉपर क्या हो? ओरिएंटेशन बैरियर। तभी होगा। अगर आपने एनर्जी बैरियर दिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन नहीं हुआ, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलिजन हो सकते हैं लेकिन एनर्जी बैरियर सप्लाई नहीं हुआ तब भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या बात समझ आ रही है? ये है कोलिजन थ्योरी। मतलब कोलिजन थ्योरी का समझ में आ गया? कोलिजन्स हैविंग प्रॉपर एनर्जी बैरियर एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन बैरियर आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है, दिस इज कोलिजन थ्योरी। क्या भाई सबको क्लियर? देख लो।